Hi everyone. So let us continue with the tax slab system that we discussed in the last class. We talked about the tax rates for individual HUF, AOP, BOI and artificial juridical person. Okay. So today we are going to talk about the tax slabs on tax rates on partnership firm, which will include LLP also. And then we are going to talk about the companies, that is body corporate. What are the tax rates on both domestic and foreign companies? And there's one special case that we are going to discuss about cooperative societies. And then we are going to talk about the special rate system. So earlier also in the last class we talked about there are two systems of taxation. One is the slab system or normal rate system, and then the other one is the special rate system, which is applicable only to a certain kind of income. तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इनकम होगी, अगर वो आपकी अराइज होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तभी वो रेट एप्लीकेबल होगा और वो रेट उसी इनकम पर एप्लीकेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरी नॉर्मल इनकम 10 लाख की है और मेरी स्पेशल इनकम 5 लाख की है, तो वो जो रेट है स्पेशल रेट, इट विल अप्लाई ओनली टू 5 लाख रुपीज, एंड टू द रेस्ट 10 लाख रुपीज दिस नॉर्मल सिस्टम विल अप्लाई. ठीक है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में. आज डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आने वाले चैप्टर्स का पार्ट होगा. राइट. So let us just quickly revise what we did in the last class in relation to the tax rates. We discussed that this slab system in case of individuals, HUF, AOP, BOI, artificial juridical person, and then there was senior citizen tax slab in case of senior citizen, which senior citizens कौन होते हैं? Those who have crossed 60 years of age. Then there were super senior citizens or very senior citizens, जैसे आपकी बुक में very लिखा हुआ है. So these are people who have crossed 80 years of age. तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? फर्स्ट 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं. ठीक है, फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज पर कोई टैक्स नहीं, 0%. देन फॉर द नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीज देयर इज अ टैक्स रेट ऑफ 5%. तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगले अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपीज है तो सिर्फ 2.5 लाख पर टैक्स लगेगा, हम पूरे 5 लाख पर 5% नहीं लगाएंगे. ठीक है ना, स्लैब सिस्टम है ही. इसका मतलब ही ये है कि ऑन द स्लैब्स के बेसिस पर टैक्स लगेगा. तो पहले स्लैब में जितनी इनकम फॉल कर रही है आप उतनी इनकम उस स्लैब में डाल दीजिए, एंड देन सी व्हाट परसेंटेज ऑफ रेट इज एप्लीकेबल. सो फॉर द फर्स्ट स्लैब, for the first 2.5 lakh rupees of income, there is 0% of tax. आपको टैक्स नहीं देना. ठीक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो पहले 2.5 लाख पर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, पहले 2.5 लाख पर तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. आपकी इनकम 10 करोड़ हो सकती है, आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी इनकम 10 करोड़ हो सकती है, पहले 2.5 लाख पर टैक्स तब भी नहीं लगेगा. ठीक है, अब बात क्लियर हो गई होगी. फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज पर टैक्स नहीं लगेगा. ठीक, नेक्स्ट 2.5 लाख पर कितना लगेगा? 5% लगेगा. उसके बाद 5 to 10 लाख की इनकम जो होगी उस पर 20% टैक्स रेट लगेगा, एंड 10 लाख के बियॉन्ड जितनी इनकम होगी उस पर 30% लगेगा. तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसके एग्जांपल्स भी किए थे. सीनियर सिटीजन के केस में क्या बदला इन्होंने? सीनियर सिटीजन के केस में कुछ नहीं बदला. ये जो लिमिट आप देख रहे हैं, ये जो स्लैब देख रहे हैं आप 2.5 लाख रुपीज का, उन्होंने उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपीज कर दिया, 50,000 और ऐड कर दी. So in this case they have made it 3 lakh rupees, और यहाँ पर जो दूसरा स्लैब है वो भी 3 लाख से स्टार्ट हो रहा है. राइट, so the second slab is also starting from 3 lakh rupees. So there is no substantial change, there is just an increase of 50,000 rupees limit in the first slab, और कुछ नहीं किया. ठीक है, उसके बाद हमने सुपर सीनियर सिटीजन डिस्कस किया था. वहां स्लैब में क्या चेंज लाया था? बहुत सिंपल था, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. इन दोनों स्लैब को उन्होंने मर्ज कर दिया. दे हैव मर्ज्ड फर्स्ट टू स्लैब्स. व्हेन यू मर्ज फर्स्ट टू स्लैब्स, व्हाट विल हैपन? 0 to 5 लाख का स्लैब बन जाएगा. चाहे आप किसी का भी ले लें, 0 to 5 लाख का स्लैब बन जाएगा. तो 0 to 5 लाख का स्लैब बन गया. अब जब 0 to 5 लाख का स्लैब बना तो उसमें उन्होंने क्या उस पर 5% लगाया या नील रेट लगाया या फिर 2.5% लगाया? What percentage of tax did they ask on the first slab of 0 to 5 lakh rupees? They said the tax rate would be nil. So the tax rate is nil in case of super senior citizens from 0 to 5 lakh rupees. Clear?
देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 5 लाख रुपीज? 5 to 10 लाख के केस में स्लैब सिस्टम सेम रहेगा. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द स्लैब सिस्टम इज सेम. 5 to 10 लाख पे यहाँ भी 20% लग रहा था और यहाँ भी 20% लग रहा है. 10 लाख के बियॉन्ड अगर कोई इनकम है उस पर 30% लग रहा है. पहले भी 10 लाख के बियॉन्ड इनकम पर 30% लगता है. ठीक है. So the rates of slabs have not changed. They have just merged the first two slabs in case of super senior citizen. सीनियर सिटीजन हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है. मैं अगर ब्रैकेट में लिख दूं, ठीक है, दिस विल मेक इट मोर इजी फॉर यू. लेट अस आल्सो राइट हियर राइट. ये हो गया. अब मुझे एक डाउट आया. क्या डाउट आया? और ये बहुत बड़ा डाउट था. सर 60 इयर्स ऑफ एज अटेन, लेट अस से हमारा बर्थडे जून में आता है. हमारा बर्थडे आता है जून में. सो आप उस प्रीवियस ईयर के लिए लेट अस से लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरा बर्थडे आता है लेट अस सपोज 0106 व्हाटएवर जो भी ईयर हो 2000 2016. ओहो 0106 2016. ये आप पहले मुझे बताएंगे प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ. विच प्रीवियस ईयर इज दिस? हाँ जी सर बताएं. एक नए उस पर ले लेते हैं. चलिए. What previous year is this? 15 16 16 17 17 18. सर ऑब्वियसली 16 17 है. ठीक है. असेसमेंट ईयर, इसकी इनकम कब असेस होगी? मतलब बेसिकली अगर मैं इस डेट की बात कर रहा हूँ, विच ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट, विच प्रीवियस ईयर एम आई टॉकिंग अबाउट? 16 17. ओके. विच असेसमेंट ईयर इज इट गोइंग टू बी? सर ऑब्वियसली 17 18. ठीक है. इस साल का रिटर्न किस साल में भरा जाएगा? 17 18. मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि 1/6/2016 को मैं 60 इयर्स का हो गया था. ठीक है. 1/6/2016 1 जून 2016 को मेरी एज 60 इयर्स की हो गई थी. मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या मैं प्रीवियस ईयर 16 17 का जब रिटर्न भरूंगा या जब उसका असेसमेंट होगा मेरी इनकम का, तो मैं अपने आप को सीनियर सिटीजन मानूंगा, मान के रिटर्न भरूंगा, या नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है उसके हिसाब से रिटर्न भरूंगा? Will I be termed as senior citizen in terms of Income Tax Act for previous year 16 17 or not? The answer is yes. तो अगर किसी भी प्रीवियस ईयर के बीच में आप 60 इयर्स के हो जाते हैं, फॉर द एंटायर ईयर यू आर कंसिडर्ड टू बी सीनियर सिटीजन. ठीक है. ट्रिकी पार्ट क्या है सर? एक और एग्जांपल लेते हैं. चलिए, मैं 1/4/2016 को 1/4/2016 को सीनियर सिटीजन हो गया था. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 16 17, असेसमेंट ईयर 17 18. मैं फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को 60 इयर्स का हो गया था. सर क्या इस केस में मैं सीनियर सिटीजन माना जाऊंगा? ऑब्वियसली बात है सर. सब जब 3 महीने बाद आप 60 इयर्स के हुए थे तब भी आपको हमने माना था कि आप पूरे साल के लिए सीनियर सिटीजन हैं. तो जब आप फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को सीनियर सिटीजन हो गए थे तब हम उस साल के लिए भी आपको मानेंगे. ठीक है जी. ठीक है सर. इस केस में भी सीनियर सिटीजन माना जाएगा मुझे उस पर्टिकुलर ईयर के लिए. अब यहां आके देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या बोल रहा है. तो हमने जो यहाँ पर बात डिस्कस की 1/4/2016 को अगर कोई 60 इयर्स का हो जाता है तो उस केस में पूरे साल के लिए उसे सीनियर सिटीजन माना जाता है. अब यहाँ पर देखेंगे क्लैरिफिकेशन क्या बोल रहा है. ये हम क्लैरिफिकेशन पढ़ सकते हैं बट लेट अस कम टू द क्रक्स ऑफ इट. A resident individual whose 60th birthday falls on 1st April 2020
1st April 2020, which previous year are they talking about? 2021, previous year 2021, would be treated as having attained the age of 60 years in previous year 1920. मैं ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को कॉपी करके आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हमारा जो एज 60 इयर्स का था वो 1st अप्रैल 2016 को हमने अटेन कर लिया। मैं अगर आपसे पिछले साल की बात करूं, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर 15-16, असेसमेंट ईयर 16-17, तो इस साल के लिए प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? सर हम बने कब थे, किस प्रीवियस ईयर में बने थे सीनियर सिटीजन? आप 1st अप्रैल 2016 में बने थे, दैट इज इन प्रीवियस ईयर 16-17 में आप सीनियर सिटीजन बने थे। तो सर 15-16 में तो हम सीनियर सिटीजन नहीं थे, मतलब अगर लास्ट डेट भी देखी जाए उस फाइनेंशियल ईयर की विच इज 31 मार्च 2016, तो उस केस में भी उस डेट को भी हम सीनियर सिटीजन नहीं थे। तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम उस साल के लिए सीनियर सिटीजन माने जाए। लेकिन मजे की बात देखिए, अब आप सर्कुलर पढ़िए, आप कहेंगे कि इसका आंसर नो होगा कि उस साल जब हम सीनियर सिटीजन थे ही नहीं, उस साल जब हम सीनियर सिटीजन थे ही नहीं तो हम माने क्यों जाएंगे? लेकिन आइए एक बार सर्कुलर पढ़ते हैं, सर्कुलर क्या बोल रहा है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 60 और 80 इयर्स, 60 हो या 80, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन, दोनों के केस में एक क्लॉज अप्लाई होगा। ऑन 31st March itself in case of very senior citizen whose date of birth falls on 1st April, वो कह रहे हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1st अप्रैल को फॉल करती है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1st अप्रैल को फॉल करती है तो ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने वो पर्टिकुलर एज 31st मार्च को, दैट इज एक दिन पहले ही वो एज अटेन कर ली है। ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने वो एज एक दिन पहले अटेन कर ली है। तो अब एक बात बताइए, जब आपका बर्थडे आया 1st अप्रैल 2016 को, सर्कुलर ये कह रहा है कि एक दिन पहले मान लिया जाएगा कि आपने वो एज अटेन कर ली है, तो वो कह रहे हैं 15-16 प्रीवियस ईयर में भी ये मान लेंगे कि आप सीनियर सिटीजन थे, ये मान लेंगे कि 15-16 में भी आप सीनियर सिटीजन थे। इलॉजिकल है लेकिन लॉ है सर। ये सिर्फ एक ही केस है, एक ही सिनेरियो है, जब आपका बर्थडे 1st अप्रैल को आएगा, जब आपका बर्थडे 1st अप्रैल को होगा उसी केस में सिनेरियो वर्क करेगा। अब मैं आपके सामने दो केस और ले रहा हूं, मैं इसमें डेट चेंज कर दूंगा बॉस, मैं यहां पर कर देता हूं 2nd अप्रैल, सॉरी, एंड देन 2nd अप्रैल 2016। अगर मैं ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, 2nd अप्रैल 2016 को मैं 60 इयर्स का हो गया था, राइट? तो अगर मैं प्रीवियस ईयर 16-17 की बात करूं, जिस साल में, जिस प्रीवियस ईयर में मैंने वो एज अटेन की, तो क्या उसके लिए उसका जब असेसमेंट होगा मुझे सीनियर सिटीजन माना जाएगा? ऑब्वियसली माना जाएगा, ठीक है। मतलब उस साल में मैं कभी भी हो गया हूं, इवन इफ लास्ट डे पर अगर मैं हो जाता हूं सीनियर सिटीजन, मैं पूरे साल के लिए सीनियर सिटीजन ही माना जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक ये एक्सेप्शनल केस हमने देखा जहां पर मैं उस साल सीनियर सिटीजन हुआ तो नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं जस्ट एक दिन बाद, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने के पहले दिन पर सीनियर सिटीजन बन गया था, लॉ ने मुझे बोला कि आप 31st मार्च को डीम्ड मान लिए जाएंगे कि आप सीनियर सिटीजन थे, तो मुझे उसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा बर्थडे 2nd अप्रैल को आता है, मतलब उससे एक दिन बाद आता है, तो अगर मैं 15-16 प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो क्या उस साल के लिए 15-16 प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक होगा? 1st अप्रैल 2015 से लेकर 31st मार्च 2016 तक, ठीक है। और मेरा बर्थडे कब आ रहा है? 2nd अप्रैल 2016 को इन प्रीवियस ईयर 16-17, ठीक है। तो क्या मैं इस साल के लिए अब सीनियर सिटीजन माना जाऊंगा? नो। तो क्लैरिफिकेशन इस पर अप्लाई हो रहा है? यस, क्लैरिफिकेशन यहां पर क्लैरिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये क्लैरिफिकेशन के स्कोप से बाहर चला गया। अगर आप 1st अप्रैल को माने जाए,
अटेन कर लेते हैं 60 या 80 ईयर्स की एज, तो एक दिन पहले मान लिया जाएगा कि आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन थे। तो उसके एक साल पहले में भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी वो 3 लाख मानी जाएगी या 5 लाख मानी जाएगी। अब क्रक्स देखते हैं। A resident individual whose 60th birthday falls on 1st April 2020, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है 2020 का, बट इट विल अप्लाई टू ऑल द ईयर्स, राइट। सो 1st April 2020 को उनकी एज हो गई 60 ईयर्स की, वुड बी ट्रीटेड एज हैविंग अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स इन प्रीवियस ईयर 1920। क्या प्रीवियस ईयर 1920 में वो 60 ईयर्स के थे? 31 मार्च 2020 तक वो 60 ईयर्स के नहीं थे बॉस। लेकिन सर्कुलर बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर 1920 में भी हम उन्हें 60 ईयर्स का मान लेंगे और उन्हें जो ये एक्सटेंडेड, ये इंक्रीज्ड एग्जेम्पशन लिमिट है उसका बेनिफिट मिल जाएगा, इसका बेनिफिट उन्हें मिल जाएगा। सेम केस में अगर वो 80 ईयर्स की एज अटेन कर लेते हैं 1st April 2000 वट एवर ईयर, उसके एक साल पहले भी उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसे बस ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में कभी वो दे देते हैं और इतनी माइन्यूट डिटेल होती है कि हमसे मिस हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस एक क्लैरिफिकेशन आया है तो उसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सर, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। So let us start with another concept. We are now going to talk about rebate under section 87A. 87A की रिबेट के बारे में बात करेंगे। रिबेट क्या होती है सर? रिबेट होती है, देखो ध्यान से सुनना, एग्जेम्पशन क्या होती है? मतलब किसी चीज पर टैक्स लगाया ही नहीं, एग्जेम्प्ट कर दिया उसे, लगाया ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, लीगल लैंग्वेज है, बहुत डिफरेंस होता है। कॉमन पार्लेंस में तो हम कुछ भी यूज कर लेते हैं वर्ड्स, बट लीगल लैंग्वेज में एवरी वर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। तो एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है बॉस? कि टैक्स लगाया ही नहीं, राइट। रिबेट का मतलब क्या होता है? टैक्स लगाया फिर माफ कर दिया, टैक्स लगाया लेकिन फिर लगाने के बाद कुछ कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो हमने वो टैक्स माफ कर दिया। ठीक है बॉस, तो एग्जेम्पशन और रिबेट में डिफरेंस क्या हुआ? एग्जेम्पशन में टैक्स लगता ही नहीं है, रिबेट में टैक्स लगता है और फिर माफ कर दिया जाता है, दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो कितनी रिबेट मिलेगी, कब मिलेगी, ये बात करते हैं। पहले और चीजें देखते हैं किसको मिलेगी। ठीक है, सो रिबेट इज अवेलेबल ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, मतलब भारत में रहने वाला इंडिविजुअल जो है उसे ही रिबेट मिलेगी, बाहर के इंडिविजुअल को रिबेट ये वाली नहीं मिलेगी। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, ये रिबेट तब ही मिलेगी जब आपकी इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं करती होगी, या 5 लाख होगी या 5 लाख के अंदर होगी आपकी इनकम, तभी ये रिबेट आपको मिलेगी। ठीक है, तो दो चीजें पता चल गई, किसे मिलेगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी सर। मतलब सर एचयूएफ को नहीं मिलेगी? नो। सर सीनियर सिटीजन को मिलेगी? हाँ मिलेगी, बिकॉज सीनियर सिटीजन इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड एन एज ऑफ 60 ईयर्स। सर एओपी को मिलेगी? नहीं मिलेगी। बीओआई को मिलेगी? नहीं मिलेगी। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को मिलेगी? नो। कंपनीज और इन सब की तो बात ही नहीं की। तो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, पहली बात ये ध्यान रखना। सेकंड, कब मिलेगी सर? तभी मिलेगी जब आपकी इनकम 5 लाख से कम हो या 5 लाख हो। मतलब 5 लाख 1 रुपए अगर आपकी इनकम हो गई, आपको रिबेट नहीं मिलेगी। सर कितनी मिलेगी रिबेट? कितनी मिलेगी रिबेट, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, आइए। क्वांटम ऑफ रिबेट लोअर ऑफ द फॉलोइंग: 100% of tax liability computed above or 12,500 whichever is lower। अभी ये पढ़ के सुनने में समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, चलिए सर, कराइए सर, एग्जाम्पल कराइए। आइए इधर आके हम एग्जाम्पल करते हैं। केसेस देखेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4।
यहाँ पर इनकम देख लेते हैं, टोटल इनकम कितनी होगी पर्सन की, और इससे साइज को इंक्रीज कर दूं सो दैट आपको विजिबल अच्छे से हो जाएगा। कितनी लेनी है सर? सर 2 लाख रुपए ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर सर 2.5 लाख ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 लाख ले लेते हैं सर, यहाँ पर 4 लाख ले लेते हैं, और यहाँ पर 5 और 6। We are going to talk about 4,50,000. Sorry, let us say we take 4,90,000. ठीक है। Now we are going to take 5,10,000. Okay, चलिए। सर मुझे बताइए, यहाँ पर फर्स्ट स्लैब लगा देते हैं 0 to 2.5 लाख और 2.5 लाख to 5 लाख एंड देन 5 लाख to 10 लाख। इसके ऊपर तो जाएंगे नहीं क्योंकि हमारी इनकम ही नहीं है, ठीक है। इस केस में बताइए सर टैक्स कितना लगेगा? सर 0 टैक्स लगेगा, ठीक है ना। 0 to 2.5 में कितना रेट होता है? 0। इस केस में सर 0 लगेगा। इस केस में सर पहले 2.5 लाख पर तो 0 लगेगा, बाकी के बचे हुए 50,000 पर 5% लगेगा। तो 50,000 पर 5% कितना हो जाता है? 2500 रुपए, ठीक है, 2500 हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं 4 लाख पर। सब पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं लगेगा, बचे कितने? 1.5 लाख रुपए बचे। पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं, बचे हुए 1,50,000 पर इंटू 5%, 7,500 टैक्स लग गया। सर यहाँ पे पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं, बचे कितने? 2,40,000 इंटू 5%, ठीक है, 12,000 रुपए टैक्स लग गया। यहाँ पर कितना लगा सर? पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं, उसके बाद 2,60,000 पर 2,60,000 पर टैक्स लगेगा, ठीक है। उसमें से 2,50,000 तो इस स्लैब में आएगा। चलिए 2,50,000 तो इस स्लैब में आया इंटू 5%, और बाकी का कितना बचा? 10,000 और बचा सर, तो 10,000 यहाँ पर आ जाएगा इंटू कितना लग जाएगा इस पर रेट? 20%, राइट। एक और केस लेंगे अभी, ठीक है, पहले इनको डील करते हैं। अब सर रिबेट आपने बोला, रिबेट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो रिबेट एक बार देखते हैं सर, आपने क्या बोला? रिबेट कब मिलेगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। ये सारे रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ टोटल इनकम देख के बता दीजिए, इसको रिबेट मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी। इन सबको रिबेट मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी। इससे रिबेट मिलेगी क्या सर? इससे रिबेट मिलेगी। इसकी इनकम कितनी है? 5,10,000 रुपीज। तो हमने इनकम टैक्स निकालने से पहले ही ये डिसीजन ले लिया कि इसे रिबेट नहीं देनी है, तो इसे रिबेट नहीं मिलेगी। एक और 7th केस हम लेंगे जहां पर इनकम 10 लाख से ऊपर है। 7th केस भी ले लेते हैं, चलिए आइए। इस केस में इनकम है 10,20,000। इससे अगर हम बात करें, पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 12,500, उसके बाद जो आपका 5 to 10 लाख रुपीज है, इसे हम 10 लाख ही कर देते हैं, इजी रहेगा। 10, ठीक है। यहाँ पर 1 लाख रुपए। तो हम पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर इसे रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकम इसकी 5 लाख से एक्सीड कर, ठीक है। पहले ये डिसीजन ले लिया, अभी तक हमने जितना पढ़ा है हमने उतना कर लिया, ठीक है जी। चलिए अब सर जल्दी से बताइए, रिबेट मिलती है तो मिलती कैसे? ठीक है सर, यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करेंगे, टैक्स। टैक्स कितना बना आपका? सर टैक्स हमारा बना 0। इस केस में 0 टैक्स। तो रिबेट मिलेगी क्या? अरे बॉस मैंने क्या बताया था, रिबेट कब मिलती है? जब टैक्स लगता है, ठीक है ना। रिबेट का मतलब ही क्या है? टैक्स पहले लगाया, उसके बाद उसे माफ कर दिया। तो जहां टैक्स ही नहीं लगा वहां रिबेट की बात ही नहीं होगी, तो रिबेट 0। यहां पर कितना लगा बॉस? टैक्स। सर 0 टैक्स लगा, रिबेट कितनी होगी? 0। सर ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स कितना लगा दोस्त? सर 2,500 रुपए टैक्स लगा। रिबेट कितनी होगी? पूरी की पूरी रिबेट हो जाएगी, मतलब
नेट टैक्स कितना पे करेंगे हम? 0 टैक्स पे करेंगे सर। आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। सर कैसे? क्योंकि आपकी इनकम जो थी वो 5 लाख से कम की थी, और यहां पर अगर देखें 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी एज कंप्यूटेड अबव। जितनी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनेगी उतना आपको रिबेट मिल जाएगा, जितनी टैक्स लाइबिलिटी आपको मिलेगी बनेगी उतना रिबेट आपको मिल जाएगा। रिबेट मतलब आपका जो टैक्स था हमने उसे माफ कर दिया, आपको रिबेट दे दिया, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें, कितना टैक्स लगेगा? सर 7500। रिबेट कितनी मिलेगी? 7500। 100% रिबेट मिलेगी बॉस। नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी बची? 0। अगले केस की अगर बात करें, टोटल टैक्स आपका कितना बना? 12,000 रुपीज। क्या रिबेट लेने के लिए एलिजिबल है? एक बार ये और चेक कर लीजिए, लास्ट केसेस में आपने चेक नहीं करा। हमारी इनकम क्या 5 लाख से कम की है? हाँ। सर 5 लाख से कम की इनकम है, कितना रिबेट मिल जाएगा? सर 100%। 12,000 का रिबेट मिल गया, मतलब टैक्स नहीं देना, नहीं देना बस। सर नेक्स्ट केस की बात करते हैं। सर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। टोटल टैक्स कितना बना? 14,500। 14,500 आपका टैक्स बना। क्या इस पर रिबेट मिल जाएगी? मिलनी चाहिए। एक बार देख लो कंडीशंस क्या क्या है। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। क्या आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 5 लाख रुपीज से? सर सिर्फ 10,000 ही तो है। 1 रुपए भी अगर ज्यादा होगी ना बॉस, नहीं मिलेगा। 1 रुपए भी इनकम अगर ज्यादा होगी नहीं मिलेगा रिबेट। तो क्या यहाँ पर रिबेट मिलेगा? 0 रिबेट सर। सर टैक्स कितना देना पड़ेगा? जितना है उतना, पूरा टैक्स देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इसका इंटेंट क्या है इस प्रोविजन का? इस प्रोविजन का इंटेंट है कि अगर आप सिर्फ 5 लाख रुपए साल या उससे कम कमा रहे हैं, तो टैक्स तो आपका जो हमारा स्लैब सिस्टम है उसकी वजह से टैक्स तो लग रहा है, लेकिन हम आपको माफ कर देंगे। सर ऐसा क्यों नहीं किया? स्लैब ही क्यों नहीं बढ़ा दिया 0 से 5 लाख पर? इससे ये सिस्टम से तो अच्छा था कि 0 से 5 लाख रुपीज तक, एक मिनट आप क्या कह रहे हो, 0 से 5 लाख रुपीज तक टैक्स ही हटा देते, 0 टैक्स कर देते ना सबके लिए। दोस्त अगर वो करते ना, तो ये यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल है जिसकी 5,10,000 इनकम है, इसकी सिर्फ 10,000 इनकम पे टैक्स लगता है। इसकी कितना टैक्स लगता है इसके ऊपर? 10,000 के ऊपर 20% टैक्स लगता, ठीक है। सिर्फ 2,000 रुपए टैक्स बनता, लेकिन अभी टैक्स कितना बन रहा है? 14,500। तो हमें 0 to 5 लाख की इनकम पर टैक्स निल नहीं करना। हमें, हमारा इंटेंट क्या है? सिर्फ 5 लाख तक कमाने वाले के लिए ये फायदा दिया कि आपको तो कोई टैक्स भरना ही नहीं है। ध्यान से सुनना, 5 लाख तक कमाने वाले के लिए है। अगर 5 लाख 1 रुपए भी आप कमा रहे हो, चलिए एक केस और ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आप 5 लाख 1 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है बॉस, 0 से 2.5 लाख 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगले 2.5 लाख पर 12,500, ठीक है। और अगले 1 रुपए पर, अगले 1 रुपए पर कितना टैक्स लगेगा? आपका 20%, 0.2, ठीक है। इस केस में टैक्स कितना हो गया? 12,500। 12,500 ही होगा टैक्स, क्योंकि राउंडिंग ऑफ हो जाएगी, वो हमने देखा था, ठीक है ना। 12,500 2 रुपए होगा, 2 पैसे होगा, लेकिन राउंड ऑफ होके 12,500 ही हो जाएगा। क्या आपको रिबेट मिलेगा? 0 रिबेट सर, नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो ये प्रोविजन लाए किसके लिए हैं? ये प्रोविजन उसके लिए लाए हैं जिसकी 5 लाख से कम की इनकम हो, जिस जो गरीब आदमी है जिसकी 5 लाख तक की भी इनकम नहीं है, उसके लिए ये रिबेट है, ठीक है। जो 5 लाख से ऊपर चला जाता है, फिर 5 लाख से ऊपर आप 1 रुपए जा रहे हो या 10 लाख रुपए जा रहे हो या 50 लाख या 1 करोड़, आपको ये रिबेट, ये फायदा नहीं मिलेगा। तो ये फायदा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? जिसकी इनकम 5 लाख या उससे कम के लिए है। उसकी जितनी भी इनकम बनेगी, जितना भी टैक्स बनेगा, उसे माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये और देख लीजिए, इससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगी बात। केस 1, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही ये रिबेट मिलती है। इंडिविजुअल, रेजिडेंट,
टोटल इनकम 4,90,000, क्या मिल जाएगा फायदा? यस सर मिल जाएगा। टैक्स कितना बना? 12,000, रिबेट कितनी? पूरी की पूरी रिबेट मिल जाएगी। मैक्सिमम 12,500 क्यों बोला? क्योंकि सर 5 लाख तक की इनकम पर अगर मैं इसे 5 लाख कर दूं, मैं इसे 5 लाख कर दूं, तो 5 लाख की इनकम पर कितना टैक्स बनता है बॉस? 12,500 बनता है, ठीक है। तो 12,500 का ही रिबेट मिल जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम बोला कि मैक्सिमम रिबेट का अमाउंट कितना होगा? 12,500, ठीक है ना। चल, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, टोटल इनकम 4,90,000 है, क्या एलिजिबल हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, पूरा का पूरा रिबेट उसे मिल जाएगा। टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 0 टैक्स पे करना पड़ेगा सर, ठीक है। चलिए सर, केस 2, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, एलिजिबल तो है, टोटल इनकम 5,12,000, क्रॉस सर क्रॉस, क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 लाख तक की इनकम पर है। टैक्स कितना बना? 14,900, रिबेट कितनी? निल, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 5 लाख रुपए से ऊपर चली गई इनकम। कितना टैक्स भरना पड़ेगा? 14,900, पूरा का पूरा, ठीक है। सीनियर सिटीजन है, मतलब इंडिविजुअली तो सीनियर सिटीजन होता है, तो एलिजिबल है। 4,25,000 इनकम, 5 लाख से कम, एलिजिबल है। टैक्स कितना बनेगा इस पे? 6,250, रिबेट कितनी मिलेगी? 6,250। सीनियर सिटीजन है, मतलब इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, ठीक है। इनकम कितनी है? 5,40,000, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? क्रॉस लग गया सर, 5 लाख से ऊपर चली गई इनकम, रिबेट नहीं मिलेगा। टैक्स कितना बन रहा है? 18,000 बन रहा है, रिबेट कितनी होगी सर? निल, क्यों? क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है। कितना टैक्स भरवाएंगे इससे? 18,000 सर। केस 5, इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट है, इनकम को देखना ही मत, नॉन रेजिडेंट है मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी बॉस। इनकम कितनी है सर? 5 लाख से कम है सर, दे देते हैं रिबेट, नहीं मिलेगी बॉस। सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या है? वो एक अलग अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल वो अपने आप में एक चैप्टर है जो हम इसके बाद कवर करेंगे, ठीक है। तो उसकी अभी बिल्कुल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो बस ये समझ लो रेजिडेंट को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा। वो अपने आप वो उसमें 2 घंटे का सेशन है पूरा समझने के लिए, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अभी बस आपको इतना याद करना है कि रेजिडेंट को मिल जाएगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं, ठीक है। 500 इनकम बनी, रिबेट कितना? निल, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हो, असेसी नॉन रेजिडेंट है। टैक्स कितना भरवाएंगे? 500। इसके बाद क्या आ गया? एचयूएफ। सर एचयूएफ को तो मिलना ही नहीं है, जब साफ साफ लिखा हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो एचयूएफ तो है ही नहीं, इंडिविजुअल के लिए ही है। तो इनकम कितनी भी हो, चाहे 5 लाख से कम क्यों ना हो, जितना टैक्स बनेगा उतना टैक्स हम भरवाएंगे। डन है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। एक बार और देख लीजिए इन केसेस को, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आपके उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि सर ऐसा क्यों, ये रिबेट रखने का फायदा क्यों है, 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स ही नहीं लगाते। तो बेटा वो लोग निकल जाते, जैसे ये लोग हैं 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगाते, तो इनके केस में क्या होता है, इनकी सिर्फ 12,000 की इनकम पे टैक्स लगता है। 12,000 की इनकम पे 20% से टैक्स लगता है। सिर्फ ये हमें कितना टैक्स दे रहे होते? 2,400 रुपए टैक्स दे रहे होते, और अब कितना दे रहे हैं? 14,900। सो बेसिकली उनका कहने का मतलब है, या तो आप बहुत ही छोटे आदमी हैं तब तो आपको ये रिलीफ मिल जाएगा, जैसे ही आप थोड़े बड़े आदमी हुए तब हमें आपको ये रिलीफ देने की कोई जरूरत नहीं, तब आपके पास एम्पल इनकम है, आप टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, चलें अब आइए नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्या क्या है ये नए कॉन्सेप्ट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सरचार्ज, सेस एंड मार्जिनल रिलीफ। तो अब एक एक करके बात करते हैं, व्हाट इज सरचार्ज, व्हाट इज सेस एंड व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ। सो लेट अस टॉक अबाउट सरचार्ज। व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज बेसिकली क्या है? जस्ट अ मिनट, सॉरी। सरचार्ज इज व्हाट? जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसे सरचार्ज बोलते हैं। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है
उसे सरचार्ज बोलते हैं। सरचार्ज इज बेसिकली टैक्स एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड टिल नाउ। तो पहले बोल रहे हैं कि आप टैक्स का अमाउंट निकाल लीजिए, पहले बोल रहे हैं कि आप टैक्स का अमाउंट निकाल दीजिए, उसके बाद जो टैक्स का अमाउंट आए उस पर एक और टैक्स लगा देंगे, उसे हम सरचार्ज बोलेंगे। और ये चलिए इसके पहले बारे में बात कर लेते हैं कि सर ये सरचार्ज लगाया क्यों। देखिए मेरी बात सुनिए, और टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना तो गलत बात है ना। एक देखो, अब प्लान क्या है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बोलती है कि आप बहुत ज्यादा ही इनकम है आपकी, मतलब आप बहुत ज्यादा कमा रहे हैं साल में, तो गवर्नमेंट कहती है इनकम टैक्स या किसी भी टैक्सेशन का एक और फायदा होता है, मतलब एक वन ऑफ द फीचर्स ऑफ टैक्सेस इज दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करता है टैक्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे करता है सर? ये जो टैक्स होता है, ये जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, अच्छा ज्यादा टैक्स कौन भर रहा है, इस देश का गरीब आदमी या इस देश के सुपर रिच पीपल, या जो सुपर रिच बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो ज्यादा टैक्स भर रही हैं, या फिर इस देश का जो गरीब आदमी है वो ज्यादा टैक्स भर रहा है? ऑब्वियसली सर, हम रिलायंस कंपनी ज्यादा टैक्स भरती है एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पुअर पीपल। सो बेसिकली टैक्स क्या करता है, गवर्नमेंट सुपर रिच और रिच से ज्यादा टैक्स आता है उनसे, गवर्नमेंट वो टैक्स उनसे लेती है, ज्यादा टैक्स उनसे मिलता है गवर्नमेंट को, और वो जो अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट गरीब लोगों की मदद के लिए या गरीब लोगों के लिए अवेलेबल करा देती है इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इन फॉर्म ऑफ अदर सर्विसेज, फूड और हेल्थ सर्विसेज फॉर पुअर पीपल। आज एक बात बताइए, वो जो आपने देखा होगा किसी गांव में जो सरकारी स्कूल होता है, वो किसके पैसे से आ रहा है? वो गवर्नमेंट ही तो एक्सपेंडिचर कर रही है, और वो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है सर? वो गरीब आदमी, उस गांव में जो गरीब आदमी है वो टैक्स भर रहा है। बेटा उसकी इतनी इनकम ही नहीं होती कि वो टैक्स भरे, ठीक है, फिर भी उसे वो फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या करा, रिलायंस का पैसा लिया जो टैक्स का पैसा था, और वो गरीब लोगों में बांट दिया? बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो क्या मैं इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बोल सकता हूँ? इस देश के अमीर और सुपर अमीर लोगों से उन्होंने पैसा लिया, सुपर रिच और रिच लोगों से उन्होंने पैसा लिया और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गरीब लोगों में, पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी में, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसे नहीं उनको नोट देकर आ गए, बाय अदर मीन्स। कैसे अदर मीन्स? उनके लिए एक स्कूल खुलवा दिया जहां पर मिड डे मील्स भी मिलती हैं, फ्री में खाना मिलता है, और उनको पढ़ाई की कराई जाती है लोगों की एट फ्री कॉस्ट और वेरी सब्सिडाइज प्राइसेस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लोगों का बहुत कम रुपए में इलाज हो जाता है, उनकी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज होती हैं, अच्छी अच्छी मशीन्स लगी होती हैं। तो बेसिकली टैक्स का एक पर्पस ये भी होता है। तो अब सर ये आप कहाँ ले गए हमको, ये आपके सिलेबस में है, जो थ्योरी का पार्ट है उसमें आता है कहीं ना कहीं, और नहीं भी आता हो तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल को आप बोलने लगो सर ये टैक्स सिस्टम ही बेकार है तो लगना ही नहीं चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स। नाउ व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइडेड, गवर्नमेंट थॉट दैट ये जो अमीर लोग हैं, ये जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, उनसे हम ज्यादा टैक्स लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा, अभी इन स्लैब सिस्टम की ही बात कर लेते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है आप टैक्स रेट बढ़ाते जा रहे हो ना। 10 लाख रुपीज के ऊपर वाली जो इनकम है उस पर आपने कह दिया 30% टैक्स लगाएंगे, ठीक है, लगाइए। अब गवर्नमेंट कहती है एक आदमी 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, साल में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, उससे गवर्नमेंट कहती है हमें और टैक्स लेना है, हम और टैक्स उससे कलेक्ट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक तो सर ये रास्ता था कि स्लैब सिस्टम और बड़ा कर देते, स्लैब सिस्टम और बढ़ा देते, एक ये रास्ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने वो नहीं करा, गवर्नमेंट ने एक और इंटेलिजेंट तरीका निकाला, देखना मजा आएगा समझ के। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला सरचार्ज कब कब लगेगा, आप ये देखोगे ना आपको बहुत क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार ये बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका था। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, मतलब अगर आपकी 50 लाख तक की इनकम है, आपका सरचार्ज क्या है, निल है। मतलब टैक्स के ऊपर कुछ नहीं लगेगा, जितना टैक्स निकल के आ रहा है उतना ही टैक्स बनेगा। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी एडिशनल सरचार्ज और टैक्स। सॉरी, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक है, तो आपका जितना भी टैक्स बना अभी तक, जो हमने ऊपर बात की,
उस टैक्स के अमाउंट पर 10% सरचार्ज और लग जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी इनकम की बात कर रहा हूं, टैक्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इनकम 50 लाख रुपए से 1 करोड़ तक की अगर आपकी इनकम है, तो जो टैक्स का अमाउंट आपका अभी ऊपर हमने डिसाइड कर लिया स्लैब सिस्टम के अकॉर्डिंग, उस टैक्स के अमाउंट पर 10% सरचार्ज लग जाएगा। अगला, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की है, तो आपका जो टैक्स का अमाउंट हमने ऊपर डिसाइड किया उस पर 15% सरचार्ज लग जाएगा। सर समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल करा दो। नालायक लोग, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए सर, आपकी इनकम कितनी है सर? 49 लाख रुपीज है, ठीक है। इतनी इनकम है आपकी? सर आज नहीं है तो क्या हो गया, हो जाएगी किसी दिन। ठीक है भाई, हो जाएगी तो चलिए जी। 49 लाख है आपकी इनकम, 55 लाख है, और यहाँ ले लेते हैं, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में ले ली, फिर 1 करोड़ 50 लाख ले लेते हैं। सर इतनी सारी? तो आप ही कह रहे हो, मैं क्या करूँ? कितना मजा आएगा ना जब इतने सारे पैसे कमा रहे होंगे सर हम साल में। सर दे देंगे सर, फिर तो सोचेंगे नहीं टैक्स। बेटा जितना पैसा कमाओगे ना उतने ही टैक्स देने में दिक्कत आती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता अमीर आदमी है तो लूटे जाओ, टैक्स लेते जाओ उससे, ठीक है। पिंच तो करता ही है। चलिए एनीवेज, हाँ, तो यहाँ पर हमारा पहले टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, दिस इज इनकम। नाउ टैक्स स्लैब सिस्टम लगाएं। चलिए 0 से लेके 2.5 तक, ये मैं आपका कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये वाला भी यहाँ दिया हुआ है, कर दिया। और ये वाला एक और में 0 से लेके 2.5, ये आपका नल हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 2.5 से लेके 5 तक। यहाँ पर कितना आएगा? 5%, ठीक। चलिए सर, पहले 2.5 लाख पर 0 टैक्स, अगले 2.5 लाख पर यहाँ आपका 2,50,000 इंटू 5% कितना होता है? 12,500। अगले अगले स्लैब में फॉल कर रही है इनकम? सर बिल्कुल कर रही है। कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 10 लाख से ऊपर इनकम कितनी है? सीधे सीधे आप देख लीजिए, 10 लाख से ऊपर इनकम कितनी है सर? 39 लाख। सो 39 इंटू 30%, इतनी इनकम हो गई। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? इसका हम सम कर लेंगे। ये आपका टोटल टैक्स हो गया सर। इस केस में, इस केस में भी यही होगा। अच्छा, रिबेट मिलेगी क्या यहाँ पर? इसकी रिबेट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इनकम सर 5 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर बेसिकली कितना है आपका? हाँ, ये जो है -10, चलिए 245 लाख इंटू 30%, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा पहले स्लैब में। और 10 लाख से ऊपर इनकम कितनी है सर? 1 करोड़ 40 लाख इंटू 30%। एक बार देख लेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, वैसे तो नहीं होगी, कंप्यूटर पे कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे टोटल टैक्स कितना हो गया, ठीक है। ये रहा आपका टोटल टैक्स, और ये रहा आपका टोटल टैक्स, ठीक है सर। टोटल टैक्स इतना हो गया। अब सर सरचार्ज की बात करते हैं, जो हमने नया नया पढ़ा है। तो आइए देखते हैं एक बार और, कब लगता है कब नहीं लगता। वो कह रहे हैं 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा अगर इनकम 50 लाख तक है। क्या पहले केस में इनकम हमारी 50 लाख तक है? जी सर। सरचार्ज कितना होगा? 0, ठीक है बॉस। इनकम अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक की है, तो जो आपका टैक्स का अमाउंट है उस पर कितना रेट लगेगा? 10% ऑफ टैक्स, मतलब 10% सरचार्ज लग जाएगा। तो 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो टैक्स है इनटू 10%, टैक्स का
10% सरचार्ज लग जाएगा। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर टोटल टैक्स की बात करें तो यहां पर आपका, ठीक है, इसे अभी हटा दें, ये आपका सिर्फ टैक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर टैक्स में सरचार्ज भी ऐड हो गया और फिर हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी इतने की आ गई। इस केस में क्या होगा बॉस? इनकम देखिए, आप पहले इनकम देखिए, इनकम किस ब्रैकेट में फॉल कर रही है सर? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में फॉल कर रही है, मतलब 15% लगेगा सर। ठीक है बॉस, तो ये जो आपका टैक्स निकल के आया इंटू 15%, आपका जो टैक्स निकल के आया उसका 15% सरचार्ज लग जाएगा। 49,59,000। ठीक है, अगर इसके बाद और केस लेते जाएंगे हम, 2 से 5 करोड़ के बीच में कितना सरचार्ज है? 25%। तो 2 से 5 करोड़ के बीच में लेट से 3 करोड़ ले लेते हैं। सर हमें तो जीरो दिखना ही बंद हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 10 लाख हटा देंगे तो 2,90,000 वो सॉरी 2,90,00,000 पर इंटू, सर हमें तो चक्कर आ रहे हैं फिगर्स देख के। कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से। टोटल टैक्स कितना हो गया आपका? 88 लाख रुपीस का टैक्स पे करेंगे। अच्छा देखिए, मजे की बात देखिए, 1 मिनट आपको ये और बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक और चीज बताऊंगा। सरचार्ज कितना लग जाएगा बॉस? 2 से 5 करोड़ के बीच में इनकम है, सरचार्ज रेट विल बी 25%। 25% इंटू 25%। आप गलती से भी इनकम का 25% मत निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 25% ऑफ टैक्स, 15% ऑफ टैक्स, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अगर हम यहाँ देखें कितना हो जाएगा, आप गौर गौर से देखिए जरा, 3 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति 1,10,00,000 रुपए का टैक्स पे कर रहा है। मतलब 1 करोड़ रुपए तो उसका टैक्स में ही चला गया। तो हमें लगता है ना कि 3 करोड़ कमा रहा है सर, वो 5 करोड़ कमा रहा है, वो 10 करोड़ कमा रहा है। 30% से ज्यादा तो उसने टैक्स दे दिया बॉस। 3 करोड़ का 30% होता है 1 करोड़। तो 1,10,00,000 रुपए तो उसने टैक्स भर दिया। क्या ये रियल टैक्स रेट्स हैं? ऐसा होता है सच में? इतना ही टैक्स लगता है? जी हाँ, 100%। 100% यही है सब कुछ। ये दिस इज रियलिटी, दिस इज प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये सरचार्ज होता है। सरचार्ज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और हमने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, ठीक है। सो टैक्स ऑन टैक्स, व्हेन अ टैक्स इज लेविड ऑन द टैक्स, इट इज कॉल्ड सरचार्ज। तो ये देखिए इन्होंने आइडिया कितना अच्छा निकाला कि रेंज बना देते हैं कि इतनी रेंज में अगर इनकम होगी तो इतना सरचार्ज लग जाएगा। तो ये क्या सरचार्ज 5 लाख कमाने वाले पर लगेगा क्या? ये नहीं लगेगा सर। 10 लाख कमाने वाले, 15 लाख, 25 लाख कमाने वाले पर लगेगा? नहीं लगेगा। Only when your income is more than 50 lakh rupees, this surcharge will be applicable. And there are different slab for different slab for different incomes. ठीक है सर, अब क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको केस 1, केस 2, केस 3 दिया हुआ है। ये आप सॉल्व करके देखेंगे और बताएंगे आंसर क्या है। पहले इसका टैक्स निकालेंगे हम स्लैब के हिसाब से, उसके बाद इस पर सरचार्ज लगाएंगे, ये जो हमारे स्लैब्स हैं उसके हिसाब से, एंड देन टैक्स आफ्टर सरचार्ज, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया है स्टार मार्क करके, इसे हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये कैपिटल गेन्स हेड के अंदर का है। ये आपको अभी बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, इसे हम कैपिटल गेन्स में एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा, वील डिस्कस दिस थिंग। सरचार्ज समझ में आ गया, अच्छा लगा, सिस्टम अच्छा है, दिमाग लगाया लोगों ने कि रिच के ऊपर और टैक्स लगाने का अच्छा तरीका है। मतलब आप देखिए, व्हेन योर इनकम exceeds 5 crore rupees, surcharge is 37% of tax. My God, can you believe it? 37%। एक केस ये भी ले ही लेते हैं सर, आइए आपकी मंशा पूरी कर दें। कितनी है? 5 करोड़ से ऊपर। 6 करोड़ ले लें? ले लो सर, ले लो। मैं तो जीरो ही भूल गया, देखो 6 करोड़ कितने जीरो आते हैं सर? मत पूछिए सर, मेरे तो हाथ कांपने लग गए हैं। 5,90,00,000 इंटू 30%। हो क्या आ गया सर? ये तो अनरियल फिगर्स ही लग रही हैं। अब जो है वो है।
कितना सरचार्ज लगेगा बॉस? ये तो इनकम टैक्स निकल के आ गया। सरचार्ज कितना लगेगा? 37%। 37%, एक बार देख लें, सही है ना? 37% लग रहा है सर? बस सर, बस यहीं रुक जाइए सर, मत कीजिए कुछ। इन दोनों को जब ऐड करके देखा तो 2 करोड़ 44 लाख रुपए का टैक्स पे करेगा ये आदमी। एक अगर एवरेज निकाल के देखें तो टोटल कितना परसेंटेज टैक्स पे कर रहा है एवरेज? 41% टैक्स पे कर रहा है। मैंने ये जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट कर दिया, मतलब टैक्स अपॉन टोटल इनकम, 41% टैक्स। सोच सकते हैं आप? चलिए बॉस, आ जाइए। थोड़ा 5 मिनट लगेंगे आपको इसे गल्पिन करने में, बट इट्स ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। थोड़ा झटका लगा। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेस। सेस की बात करेंगे। सेस क्या है सर? सेस हमें नहीं पता सर क्या है। सेस इज ऑल्सो अ टैक्स अप्लाइड ऑन टैक्स कैलकुलेटेड टिल नाउ। तो सर ये तो सरचार्ज में भी तो यही पढ़ा था, टैक्स एप्लीकेबल ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड टिल नाउ। एग्जैक्टली, सेस इज नथिंग बट सेस इज लाइक सरचार्ज ओनली, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है। तो सर डिफरेंस क्या है? सरचार्ज बेसिकली वो टैक्स होता है जो सुपर रिच के ऊपर हमें लगाना है। सेस पहली बात तो हर किसी के ऊपर लगता है, छोटे से छोटा आदमी होगा, अगर आपका 50 रुपए भी टैक्स बन रहा है तो भी सेस लगेगा। सरचार्ज कब लगता है? 50 लाख से ऊपर की इनकम पर लगता है। सेस इज एप्लीकेबल ऑन all the amount of taxes. Even if your tax amount is 500 rupees, cess will be applicable on it. एक और खास बात है, सेस और सरचार्ज के बीच में डिफरेंस ये होता है, ये जो अमाउंट ऑफ सरचार्ज गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, ये टैक्स जैसा है, गवर्नमेंट इसे कहीं भी यूज कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट इसे डिफेंस के मिसाइल्स खरीद सकती है, ट्रेन बनवा सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बनवा सकती है, कुछ भी बनवा सकती है, सरकारी स्कूल, वट एवर द गवर्नमेंट वॉन्ट्स, गवर्नमेंट कैन स्पेंड दिस मनी एज एंड व्हेन दे वांट। ठीक है। सेस के केस में बात ये होती है, सेस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सरचार्ज विच इज लेवीड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ओनली। आप जब भी सेस सुनेंगे ना कहीं भी, तो उसके आगे पीछे एक नाम जरूर दिया होगा। जैसे हम किस सेस की बात कर रहे हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की हम बात कर रहे हैं। तो नाम से समझ आ गया कि अब ये जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, जितना भी ओवरऑल कलेक्शन गवर्नमेंट के पास जाएगा पूरे इंडिया से इस सेस का, वो गवर्नमेंट हेल्थ पर्पसेस के लिए और एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही यूज कर सकते हैं। दे कैन नॉट यूज इट फॉर डिफेंस और एनी अदर पर्पस। ठीक है। सो गवर्नमेंट सेस का अमाउंट जो होता है वो उसी, जैसे एक सेस लगता था कृषि कल्याण सेस, केकेसी, ठीक है, वो किस लिए यूज करेगी गवर्नमेंट? वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए और हमारे किसानों के लिए ही यूज करेगी। वो गवर्नमेंट किसी और पर्पसेस के लिए, या वो गवर्नमेंट हेल्थ पर्पस के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए स्पेंड कर ही नहीं सकती। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये जो सेस का पैसा होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ फंड में जाता है जो उसी पर्पस के लिए यूज होगा जिसके लिए वो सेस बनाया गया था। ठीक है। तो सेस और सरचार्ज के बीच का डिफरेंस समझ में आया? दो डिफरेंसेस, सरचार्ज, एक तो इंटेंशन क्या है सरचार्ज लगाने का? हर किसी पर नहीं लगता, सुपर रिच को टैक्स लगाना है, सुपर रिच पर टैक्स जो लग रहा है उसको और बढ़ाना है, वो इंटेंशन होता है। ठीक है। और वो जो पैसा अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, दे कैन स्पेंड इट एज एंड व्हेन वेर एवर दे वांट। सेस के केस में पहली बात तो ये हर किसी पर लगता है, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो और अमीर से अमीर क्यों ना हो, और ये जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। अगर हेल्थ एंड एजुकेशन से बोल दिया बॉस, यू कैन नॉट यूज इट फॉर डिफेंस, नो। ठीक है। तो ये डिफरेंस है, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन दिस, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। किस पर एप्लीकेबल होता है सर? सब पे होगा एप्लीकेबल, किसी पर भी, जिस पर टैक्स लग रहा है उस पर सेस लगेगा। ऐसा नहीं है सर कि 5 लाख से ऊपर की इनकम 10 लाख से ऊपर नहीं। मैंने आपको फिर बताया, 50 रुपए भी टैक्स आ रहा है, 50 रुपीज का टैक्स आप पे कर रहे हो, उस पर सेस लग जाएगा। रेट क्या है सेस का? 4% है सर, 4% है। तो क्या मतलब सर? एक बार एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बता देते हैं सर आपको। अच्छा सर, ये जो सेस लगेगा वो इस वाले अमाउंट पर लगेगा? एक मिनट,
जो सेस लगेगा वो इस वाले अमाउंट पर लगेगा या इस वाले अमाउंट पर लगेगा, मतलब सरचार्ज के बाद वाले टैक्स पर लगेगा या सरचार्ज के पहले वाले टैक्स पर, इस पर लगेगा बॉस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 4% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज, मतलब सरचार्ज भी लगा दीजिए उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर। तो बेसिकली आज के बाद कभी भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, आज के बाद कभी भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो बिना सेस के टैक्स कैलकुलेट मत करिएगा। मतलब सर सिंपल सा फंडा है, जब भी टैक्स कैलकुलेट करें इनटू 4%, जो टोटल टैक्स का अमाउंट है उसका 4% सेस और ले लेंगे। ये आ गई आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। मतलब हर टैक्स के ऊपर सर 4% लग जाएगा, बिल्कुल सर, हर टैक्स के ऊपर 4% लगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ये फॉर्मूलेज अप्लाई कर रहा हूँ मैं एक्सेल में, ऐसा मत सोचना रही एकदम से फिगर्स कहाँ से आ जाते हैं, कुछ नहीं करा, क्या लगाया, इसे मैं और लिख देता हूँ, HEC हेल्थ एजुकेशन सेस कितना सर, 4% ऑफ टैक्स, जो अभी तक आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसका 4%, ठीक है। तो ये 12,82,500 का 4% अमाउंट है। सर अभी आपने जो और केसेस कराए थे पुराने वाले, उसमें भी क्या ये एप्लीकेबल हो जाएगा, आइए देखते हैं। मैंने ये केसेस कराए थे, क्या इस पर टैक्स लग रहा था, देख लेते हैं सर, देख लेते हैं। अभी एक करेक्शन ही कर लेते हैं, चलो जब तक जितना भी हमने नेट टैक्स यहाँ पर देखिए, HEC इस पर भी लगा देते हैं, कितना सर 4% लगता है सर, 4%। इस पर लगेगा नो, इस पर लगेगा नो, इस पर लगेगा नो, क्यों, टैक्स ही नहीं है बॉस। सर यहाँ टैक्स तो था, रिबेट मिल गया था ना, रिबेट मिल गया था, तो नेट टैक्स लायबिलिटी हुई क्या, कुछ नहीं हुई सर। यहाँ पर लगेगा HEC नहीं, मतलब जहां पर टैक्स नहीं वहां पर सेस नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर लग जाएगा बॉस 12,500, यहाँ पर कितना लगेगा, इंटू 4% कर दो, इतने का 500 रुपीज का सेस लग जाएगा, यहाँ पर 580 रुपीज का सेस लग जाएगा, ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर टोटल टैक्स कितना बन गया सर हमारा, 13,000 रुपए, यहाँ पर कितना बन गया सर, 15,080 रुपए। जहां जहां टैक्स लगेगा, एक और एग्जाम्पल किया था हमने यहाँ पर, याद है, सीनियर सिटीजन का समझा था। तो यहाँ पर सर आप तो हर जगह लगा रहे हैं दोस्त, जहां भी टैक्स लगेगा वहां सेस जरूर लगेगा, ठीक है। ये लीजिए सेस इंटू 4%, टोटल कितना आ गया, टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी 10,400 हुई। सर ये यहाँ भी लग जाएगा क्या, जी लग जाएगा बॉस, यहाँ भी लग जाएगा, लीजिए सेस टोटल, आप आराम से, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी सेस लग जाएगा बॉस, 4% का इंटू 4%, ठीक है। सेस जहां पर भी टैक्स है वहां पर सेस है। सर यहाँ पे सरचार्ज लग रहा है क्या, सरचार्ज क्यों नहीं लग रहा बॉस, इनकम तो देखिए, इनकम कितनी है, 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए पे सरचार्ज लगता है, नहीं लगता सर, सही बात है, ठीक है। टोटल कितना हो गया इन दोनों का सम, 1,35,200, राइट। यहां पर 11,96,000, ठीक है। यहाँ पर टोटल हो गया 1,35,200। कोई प्रॉब्लम, आई होप नॉट, कुछ भी हो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो जस्ट पिंग मी, उसी समय क्लैरिफाई कर लेना प्रॉब्लम को, लिंगर ऑन मत करना, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट है, हो सकता है इतना समझाने के बाद भी थोड़ा सा कुछ हमारे मन में डाउट आ रहा हो, छोटा सा भी डाउट हो, प्लीज उसको लिंगर ऑन मत करना, डोंट एक्सटेंड इट कि वो बाद में कर लेंगे या इस टाइप का कुछ, ऑन द स्पॉट उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये सेस लग गया। क्रोनोलॉजी एक बार बता देता हूं, सबसे पहले टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब, फिर रिबेट देखी जाएगी, रिबेट मिल रही है क्या, अगर मिल रही होगी तो टैक्स खत्म हो जाएगा, अगर नहीं मिल रही होगी तो टैक्स लगा रहेगा। टैक्स लग जाएगा उसके बाद सरचार्ज लगता है, ठीक है। तो अगर रिबेट लगने के बाद टैक्स 0 हो गया तो फिर सरचार्ज की बात ही नहीं होगी, और टैक्स अभी लगा हुआ है तो फिर इनकम देखेंगे 50 लाख से ऊपर है क्या, अगर नहीं है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है तो जो टैक्स अमाउंट आपने निकाला है उस पर सरचार्ज लग जाएगा एज पर योर स्लैब्स, जितनी इनकम ज्यादा होगी उतने हिसाब से सरचार्ज लग जाएगा।
तो अभी तक सर हमारी टैक्स आ गया प्लस सरचार्ज आ गया, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद आप सेस लगाएंगे, हेल्थ एजुकेशन सेस। तो मतलब सेस जो है वो सरचार्ज पे भी लगता है और टैक्स पर भी लगता है, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद आप सेस लगाएंगे, सेस एंड में लगता है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। चलिए एक केस में आपको फ्रेश और करा देता हूं जिससे आपको कोई भी मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं यहां से, जैसे यही केस ले लेते हैं, एक नया केस कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने देखा टैक्स निकाला सबसे पहले हमने, फिर क्या इस पे सरचार्ज लग रहा है? हाँ लग रहा है सर, क्यों? क्योंकि इसकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, और इस पर सरचार्ज कितना लगता है? 1 करोड़ से 2 करोड़ पर। आइए, सॉरी, हाँ 1 करोड़ से 2 करोड़ पर 15% लगता है सर, तो हमने यहाँ पर 15% सरचार्ज लगा दिया। अब एक बात बताइए, टोटल टैक्स मतलब टोटल टैक्स में टैक्स प्लस टैक्स भी है प्लस सरचार्ज भी है सर, राइट है? बिल्कुल सर। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लग रहा है वो किस अमाउंट पर लग रहा है? ये 4% इस अमाउंट पर लग रहा है, मतलब इसमें क्या सरचार्ज भी जुड़ा हुआ है, तो सरचार्ज के ऊपर भी सेस लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लिखा तो हुआ है वहां पर टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर सेस लगे, तो यहाँ पर सेस लग गया। और इसको ऐड करने के बाद जब हमने सबको ऐड कर दिया तब हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आई। तो बेसिकली 1.5 करोड़ की अगर किसी की इनकम है तो टोटल टैक्स उसे कितना भरना है? एग्जैक्टली टू द पॉइंट बता रहा हूं मैं, 51,57,750, 51,57,750 रुपीज का टैक्स वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ऑल राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ सकते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द टैक्स रेट ऑफ अदर पर्संस। एक टॉपिक अभी हम बीच में छोड़ रहे हैं, मार्जिनल रिलीफ का। दिस विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी अगर मैं इसे कवर करूंगा तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट वील डू इज वील कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वील रिवाइज दिस एंटायर चैप्टर। सो उसके साथ मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। सो लेट अस लीव दीज 2 पेजेस एंड लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टैक्स रेट फॉर फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज, राइट। तो जो ऊपर कवर नहीं हुए थे उनकी बात करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। फर्म और पार्टनरशिप के केस में, फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में और लोकल अथॉरिटी के केस में द इनकम टैक्स रेट इज 30%। द इनकम टैक्स रेट, देयर इज अ फ्लैट रेट, देयर इज नो स्लैब सिस्टम। मतलब स्लैब सिस्टम नहीं है, वो 2.5 लाख की इनकम, 50,000 की इनकम यहाँ फॉल करेगी, 2.5 लाख तक इतना है, फिर 5 लाख तक इतना है, फिर 10 लाख तक इतना, 10 लाख के ऊपर इतना, नथिंग ऑफ अ सॉर्ट। What is your income? Sir, 10,000 rupees, 3,000 rupees is the tax. What is your income? 1 lakh rupees, 30,000 rupees is your tax. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। किस किस के केस में है ये एक बार आपको और बता देते हैं। इसे हम डिलीट करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। सो लेट अस सेव, तीनों केसेस लेते हैं, पार्टनरशिप हो या फिर एलएलपी हो या फिर लोकल अथॉरिटी हो, ठीक है। तीनों के केस में जितनी आपकी इनकम है उस पर टैक्स कितना लगेगा? 30% लगेगा बॉस, ठीक है। सिंपल फंडा है, फ्लैट रेट है 30% का। क्या ये स्पेशल रेट है? नो, दिस इज नॉट स्पेशल रेट। स्पेशल रेट इसके बाद आएंगे, वो अलग, वो पर्टिकुलर इनकम पर लगते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर इनकम पे नहीं लग रहा, ये दूसरे पर्सन का टैक्स रेट है। सर अगर इसका 10,000 रुपए है तो क्या होगा? सर 3,000 रुपए टैक्स लग जाएगा बॉस, 30%। सर यहाँ पर 1,50,000 रुपए है, इस केस में क्या होगा बॉस? यहाँ पर 45,000 रुपीज टैक्स लग जाएगा। सर लोकल अथॉरिटी पे भी टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है सर। सो 5 लाख की इनकम है मान लीजिए लोकल अथॉरिटी की, तो उस केस में क्या होगा? 1,50,000 विल बी द टैक्स अमाउंट, ठीक है बॉस, क्लियर है। सर यहाँ पर हमारी 15 लाख इनकम हुई अगर पार्टनरशिप की, उस केस में क्या होगा? 30%,
ठीक है, आप इधर और कुछ कर लीजिए, और बड़ा अमाउंट ले लीजिए इनकम का, 67,50,000 ले लेते हैं, ले लीजिए, तो उसका 30% हो जाएगा। सो देयर इज नो स्लैब सिस्टम। ऐसा नहीं है कि मतलब 1.5 लाख इनकम हुई तो कोई टैक्स नहीं भरना, नहीं सर, आपको इवन इफ यू अर्न 100 rupees you will have to pay a tax of 30 rupees. Even if you earn 100 rupees you will have to pay a tax of 30 rupees. सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छा है सर, इजी है, लेकिन ये किस किस पर अप्लाई होता है सर? पार्टनरशिप, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी, इन तीनों पर 30% है, फ्लैट रेट है। मैंने आपको फिर बताया 500 रुपए की भी इनकम हुई तो 150 रुपए टैक्स देना पड़ेगा बॉस। क्लियर है? कोई डाउट? बहुत सिंपल है, इतना सिंपल आ गया, इतना सब कॉम्प्लिकेटेड के बाद तो लग रहा होगा अरे ये कितना, ये तो एकदम ही इजी हो गया। अब क्या इस पर सरचार्ज है? हाँ जी है। कितना है? 12% का सरचार्ज है ऑफ इनकम टैक्स। कब है? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज। सो मतलब यहाँ पर सरचार्ज के केस में भी देयर इज नो स्लैब सिस्टम इन केस ऑफ सरचार्ज ऑल्सो। यहाँ पर क्या है, अगर 1 करोड़ से इनकम आपकी एक्सीड करती है, लेट अस से यहाँ पर 1 करोड़ 50 लाख इनकम ले लेते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म की, तो 45 लाख रुपीज तो उसके ऊपर टैक्स आएगा बॉस। ठीक है, सरचार्ज आएगा क्या सर? सरचार्ज देख लेते हैं, आएगा क्या इनके ऊपर सरचार्ज? यस सर आएगा। कितना? टैक्स अमाउंट का 12%, टैक्स अमाउंट का 12%, 5,40,000। 5,40,000 इज 12% ऑफ 45 लाख रुपीज। क्या इस केस में, एलएलपी के केस में सरचार्ज लगेगा? नो। वाई? बिकॉज द इनकम इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज। लोकल अथॉरिटी के केस में सरचार्ज लगेगा? नो। वाई? बिकॉज द इनकम इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज। इसे मैं चेंज कर देता हूं, 1 करोड़ 1,50,000 रुपए कर देता हूं। इस केस में सरचार्ज लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा बॉस। पहले तो इसका टैक्स रेट, टैक्स चेंज करते हैं। टैक्स कितना लगेगा? 30,45,000। क्या इस पर सरचार्ज लग जाएगा? जी हाँ लग जाएगा। कितना? 12%। सर टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? टोटल टैक्स देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सरचार्ज और टैक्स को ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल टैक्स आ गया। ओके है बॉस, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ी थी, क्या थी वो? HEC, हेल्थ एजुकेशन सेस, कितना लगता था सर? 4% लगता था सर। क्या वो भी लग जाएगा? 100% लगेगा बॉस, वो तो लगना ही है। वो तो जब आप टैक्स फाइनलाइज कर लो, सरचार्ज लगा दें, अगर आप जब सरचार्ज लगा दें उसके बाद HEC तो लगना ही लगना है। तो इन तीनों केसेस में HEC लगेगा क्या? हाँ लगेगा। किसका? टोटल टैक्स का 4%। तो सर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? ये आ गया आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी, दिस प्लस दिस, तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी। ओके, कोई डाउट? एक बार और देख लीजिए, कोई डाउट हो तो। This will be your total tax liability in case of partnership firm, limited liability partnership and local authority. Right boss? आराम से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। सिंपल है, नॉट सो टफ। चलिए आगे चलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ पर्सन्स। इनके केस में क्या है? स्लैब सिस्टम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? व्हेन मोर देन वन इंडिविजुअल्स आर कमिंग टुगेदर, एक से ज्यादा लोग जब साथ में आते हैं और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ही वो एक बॉडी फॉर्म करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार एक पर्टिकुलर विलेज के फार्मर्स हैं, उन्हें अपना प्रोड्यूस सेल करना है मार्केट में, तो उन्होंने क्या करा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की बना ली कि हम साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं कि हम अपना सारा जो भी हमारा प्रोड्यूस है वो साथ में जाके मार्केट में बेचेंगे, सो दैट वी गेट अ बेटर रेट फॉर आर प्रोड्यूस। अगर वही हम डिवाइड करके कभी कोई महंगा बेच देगा, कोई सस्ता बेच देगा, हम आपस में ही कंपटीशन करेंगे, इससे फायदा किसका होगा? परचेजर का होगा। इट इज बेटर कि हम एक अपनी सोसाइटी, एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं, देन वी गो टू द मार्केट एंड देन वी सेल दोस पर्टिकुलर गुड्स। तो इस टाइप से। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक खास बात ये होती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स का बेनिफिट कराने के लिए ही बनती है। ये कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अपने मेंबर्स का बेनिफिट कराने के लिए ही बनती है।
मेंबर्स के अलावा किसी थर्ड पर्सन का बेनिफिट ये नहीं करेगी। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेनिफिट चाहिए तो आपको उसमें मेंबर बनना पड़ेगा, और ये कौन डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेंबर बनाना है या नहीं बनाना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एक स्पेशल पर्पस के लिए कुछ लोग साथ आते हैं और सिर्फ उसी पर्पस को अचीव करने के लिए वो सोसाइटी फॉर्म करते हैं। तो अगर इस टाइप की बॉडी किसी ने बनाई है और अर्निंग्स हो रही हैं तो उस केस में क्या है, अगर टैक्सेबल इनकम 10,000 से कम होगी तो 10% टैक्स लगेगा। स्लैब सिस्टम आ गया बेसिकली। क्या आ गया, स्लैब सिस्टम आ गया। 10,000 तक की इनकम पर 10% टैक्स, 10,000 से 20,000 तक की इनकम पर 20% टैक्स, और 20,000 से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स। बहुत सिंपल है। ठीक है, सरचार्ज कितना लगेगा, सेम एज अबव। ऊपर 12% सरचार्ज था, यहाँ पर भी 12% सरचार्ज है। कब है, व्हेन इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। ऊपर भी कितना था, इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। अब मैं ये स्लैब सिस्टम आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर एक स्लैब कर चुके हैं सिस्टम, वैसे ही ये स्लैब सिस्टम हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 5,000 रुपए है। एक मिनट। सो स्लैब सिस्टम है 10,000, फिर 10 to 20,000 एंड देन अबव 20,000। सो ये टैक्स रेट्स हैं। सरचार्ज लगेगा 12% व्हेन योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज। सेस भी लगेगा आफ्टर सरचार्ज। सो नथिंग इज न्यू, बस स्लैब सिस्टम है एक जो हमें फॉलो करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंपनीज। कंपनीज में डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी दोनों के बारे में बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के केस में दो रेट्स हैं। डोमेस्टिक कंपनी के केस में दो रेट्स हैं। अगर आपका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स, मतलब आपकी जो टोटल सेल्स हैं ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 17-18, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 17-18 400 करोड़ 400 करोड़ से कम है या 400 करोड़ हैं, तब तो आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 25%, और अगर उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 30%। ठीक है, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी आपका डायरेक्ट स्लैब रेट टैक्स रेट है 40,000 रुपीज। समझ में आया, नहीं आया? चलिए एक और बार यहाँ पर हम कंपनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनकम, सॉरी, डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, ये भी डोमेस्टिक कंपनी, यहाँ पर फॉरेन कंपनी। ये कौन सी डोमेस्टिक कंपनी है सर? इस डोमेस्टिक कंपनी की प्रीवियस ईयर 17-18 में इनकम कितनी थी? लेस देन 400 CR। ठीक है, इस कंपनी की डोमेस्टिक फाइनेंशियल ईयर इसमें मोर देन, ठीक है, मोर देन 400 CR थी। चलेगा बॉस? किसकी बात कर रहे हैं हम? टर्नओवर की बात कर रहे हैं। फॉरेन कंपनी का कितना भी टर्नओवर है उससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम कितनी थी बॉस? चलिए ले लेते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए 60 लाख रुपीज। ये से कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो 400 CR का अमाउंट है दिस इज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, ये सेल्स का अमाउंट है, टर्नओवर का अमाउंट है, ग्रॉस रिसीट्स का अमाउंट है। डू नॉट कंफ्यूज इट विद इनकम। इनकम 60 लाख रुपीज हमने अज्यूम करा है। इस केस में 1 करोड़ 50,000 रुपीज। ठीक है बॉस। फॉरेन कंपनी की लेट अस से 30 लाख रुपीज। अब टैक्स रेट कितना लगेगा सर? 400 CR से कम का टर्नओवर था अगर फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर 17-18 में, उस केस में टैक्स रेट लगेगा, एक मैं और कॉलम बना देता हूं यहाँ पर, 25%। यहाँ पर कितना लगेगा बॉस? एक मिनट, %30 और यहाँ पर 40%। तो आइए निकाल लेते हैं। सीधे पार्टनरशिप वाला फंडा है, जो हमारी इनकम है उस पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है, वेरी सिंपल। क्या सर सरचार्ज लगेगा? एक मिनट, मैं यहाँ का कॉपी कर देता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। दिस इज योर इनकम। ठीक है, सरचार्ज लगेगा क्या? सरचार्ज के रूल्स देखते हैं, कब कब सरचार्ज लग रहा है। अगर इनकम 1 करोड़ तक है कोई सरचार्ज नहीं है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक भी और फॉरेन कंपनी भी कोई सरचार्ज नहीं। अगर 1 से 10 करोड़ तक की इनकम है, द सरचार्ज इज 7% ऑन डोमेस्टिक कंपनीज एंड इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज 2%। अगर 10 करोड़ से ऊपर की इनकम है
तो 12% सरचार्ज डोमेस्टिक में है और फॉरेन में 5% है। चलिए, तो हमारा यहाँ पर इनकम कितनी है, 1,50,00,000, और ये कौन सी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी। तो आइए देखते हैं कितना सरचार्ज लगेगा। पहली बात तो इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, मतलब ये वाला स्लैब फॉलो हो रहा है। बट विच कंपनी इज दैट, डोमेस्टिक कंपनी, तो 7% सरचार्ज लग जाएगा सर। ठीक है सर, आइए यहाँ पर सरचार्ज कितना लगेगा, जो भी आपकी टैक्स अमाउंट है इनटू 7%। ठीक है बॉस। केस 1 की बात करते हैं। डोमेस्टिक कंपनी है, इनकम 60 लाख है, मतलब किस स्लैब में फॉल कर रहे हैं सर, पहले वाले स्लैब में। कोई सरचार्ज लगेगा क्या, नो सर, नो सरचार्ज, जीरो सरचार्ज। सब फॉरेन कंपनी की बात करते हैं, 30 लाख रुपीज उसका टोटल इनकम है, पहले वाले स्लैब में फॉल कर रही है, क्या कोई सरचार्ज लगेगा, नो बॉस, जीरो सरचार्ज। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉरेन कंपनी का, 30 लाख रुपीज जिसकी इनकम है, उसे हम इंक्रीज करके एक और जीरो लगा देते हैं, 3 करोड़ कर देते हैं उनको, 3 करोड़। ऑलराइट, आइए 3 करोड़ के केस में किस स्लैब में फॉल करेंगे सर, इस स्लैब में फॉल करेंगे। कितना सरचार्ज लग रहा है फॉरेन कंपनी के केस में, 2%। आइए सर, 2%। तो पहले टैक्स रेट बताएंगे, टैक्स रेट इज सिमिलर टू अबव टैक्स रेट, 40% ही लगेगा। टैक्स कितना हो गया, 1,20,00,000 रुपए टैक्स होता है। उसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, यहाँ देखते हैं 2% लगेगा, इंटू 2% सरचार्ज। सर टोटल टैक्स कितना हो गया, टोटल टैक्स हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये टोटल टैक्स आ गया आपका। ओके बॉस। सर क्या एजुकेशन सेस लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, पूछने वाली बात ही नहीं है। सबके ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगेगा। सर टोटल टैक्स लायबिलिटी, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दिस इज योर टोटल टैक्स लायबिलिटी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपकी भी यही आ रही है। ठीक है, मैं इसे एक बार शॉर्ट कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में कि सर इनकम हम असेस किस साल की कर रहे हैं, 1920 की, प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम है ये। असेसमेंट किसका चल रहा है, प्रीवियस ईयर 1920 का, और इनकम आप किसकी देख रहे हैं, 400 करोड़ से टर्नओवर कम किसका देख रहे हैं, 1718 का। ठीक है, तो अब यही लॉ बनाया है उन्होंने कि 2 साल पहले की आपको इनकम देखनी है, उस साल की इनकम क्या रही। ठीक है ना, अगर वो 400 करोड़ से कम का टर्नओवर था तो अब टैक्स रेट 25 लगेगा। अगर उस साल आपका 400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था तो आपका आज की डेट में टैक्स रेट लगेगा 30%। ठीक है बॉस। चलिए, सरचार्ज हो गया, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ये हम बात करेंगे मार्जिनल रिलीफ की, एजुकेशन सेस लगेगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये स्पेशल रेट्स, स्पेशल रेट्स एक्चुअली कुछ नहीं है, स्पेशल रेट्स की हम नेक्स्ट क्लास में एक बार बात कर लेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। So we in the next class we are going to start with another chapter which is the residential status of individual. We are going to cover 2 more topics from this particular chapter which is marginal relief, जो मैंने अभी नहीं कराया है, और हम स्पेशल रेट्स की बात करेंगे थोड़ी सी, पूरी नहीं करेंगे क्योंकि दी स्पेशल रेट्स आर कवर्ड इन अपकमिंग चैप्टर्स, तो वहां पर इनके बारे में डिटेल में बात करनी है, तो इनकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, वी विल जस्ट कवर, समराइज इट एंड लेट यू नो अबाउट व्हाट दीज टैक्स रेट्स आर। ओके, सो ऑलमोस्ट एंड हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोडक्शन डायरेक्ट टैक्सेशन का। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द क्लास, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।